नमस्कार मित्रों। आज जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जब शहर दक्षिण भारत का डाला था, मैंने कहा था करहल के बारे में हम चुनाव विश्लेषण करेंगे, तो आज उसी के लिए हम बैठे हैं। मित्रों, एक बात कहनी थी। पिछला जब मैं बनारस शहर दक्षिणी का वीडियो डाला तो बहुत लोग मुझे फ़ोन किए और ये कहे कि यहाँ से भाजपा जीत रही है और आप कैसे अपने एनालिसिस में ये हरा। तो मैं पहली बात एक साफ कर दूं जो है कि मैं कभी भी न किसी पार्टी की तरफ से कोई काम करता हूं, चाहे वो भाजपा हो या सपा हो। मैं सिर्फ आंकड़ों का विश्लेषण करता हूं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा विश्लेषण वो सबको सही लगे या वो सच ही हो जाए, लेकिन एक रुझान क्या क्या कह रहा ये जानने के लिए मैं ये वीडियो सब आपके पास देता हूँ। आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पसंद ना आता हो तो भी आप कमेंट में हमारी चीज़ें लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है तो उसको आप ज़रूर लिखें, ताकि हम अपने वीडियो में और भी कुछ जानकारी आपको दे सकें। इतना ज़रूर है कि कोई भी जो भी इसमें डाटा हम देते हैं ये मेरा अपना नहीं होता है। ये चुनाव आयोग के वेबसाइट पे है। जो भी चुनाव हुए हैं मतलब कि 93 से लेकर के अब तक ये चुनाव हुए हैं, मैं सबका अध्ययन करता हूँ। उसके बाद मैं कोई वीडियो रिलीज करता हूँ। तो शहर दक्षिणी वाला में भी, जिसमें कि मैंने नीलकंठ तिवारी जी को थोड़ा सा पीछे दिखाया था और किशन दीक्षित को आगे दिखाया था, मैं आज भी उस पर कायम हूँ। और ये नतीजे के बारे में मैं नहीं कह सकता नतीजा क्या होगा। नतीजा तो भाई तो मतदाताओं पर है। मतदाताओं का अंत में रुझान क्या होता है, बनता बिगड़ता है, उस पर डिपेंड करता है। तो आज मैं करहल पे जो वीडियो लेकर के आया हूँ, ये मैं मान के चलता हूँ कि चुनाव वहाँ निष्पक्ष हुए होंगे। जो सारे लोग बिना भय आतंक के वोट दिए होंगे, क्योंकि देखिए आपका आकलन तभी सही हो सकता है जब आप मतदाताओं के बारे में भी ये निर्णय कर लें कि नहीं, जो हमारा मतदाता आता है खुल के आ रहा है और आज़ादी से वोट दे रहा है। अगर भय के भय में रहता है मान लीजिए, या वोटिंग जैसे कोई गांव, कोई क्षेत्र है जहां एक समूह का बहुत दबाव है और पता लगा कि वहां गरीब और दलित जाति के कुछ लोग हैं, 50 घर 20 घर हैं, उनसे ये भी कह दिया जाए कि तुम लोग को वोट नहीं डालना है, तो एक तरह से ये भी जो है वो निष्पक्षता को नहीं होता है। लगता है कि कोई यहाँ पे झगड़ा मार लठैती तो नहीं हुई, लेकिन वह भी एक तरह से देखा जाए तो मतों का प्रयोग न करने देना भी एक अपराध है। और ये भी अक्सर हम लोग देखे हैं कि जहाँ भी दबंगई होती है एक समूह का जो है वहाँ ये प्रचलन में होता है। तो ये मैं जो वीडियो डाला हूँ ये मान के चला हूँ कि चुनाव निष्पक्ष हुए होंगे और सारे लोग अपने मन से वोट दिए होंगे। आइए हम चलते हैं वीडियो की तरफ से। ये देखिए 1993 से अब तक के जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए करहल में जो है, ये सबका डाटा मेरे पास है जो है, और ये सब चुनाव आयोग की वेबसाइट में मैंने लिया हुआ है। 93 के पहले भी हमने देखा, लेकिन हमें लगा कि 93 के पहले का जिक्र करना बहुत ठीक नहीं है जो है। तो समाजवादी पार्टी के जब से गठन हुआ 1992, 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह जी ने अपने पार्टी का गठन किया, और तब से ये चुनाव एक तरह से देखा जाए तो एक कोई भी चुनाव हो बिना समाजवादी पार्टी के चुनाव का विश्लेषण जो है वो नहीं किया सकता है। एक स्तंभ है वो, चाहे वो पक्ष में रहा हो तो या विपक्ष में रहा हो। तो इस आंकड़े को देख करके आपको मैं बता दूं जो है कि 93 से लेकर के और 2017 तक सिर्फ 2 लोग इतने साल तक इस विधानसभा में काबिज रहे। एक बाबूराम सिंह यादव, जो जनता दल जब था तब से, मतलब कि 89 से लेकर और ये जो है 96 तक वही रहे विधायक वहाँ। जब 2002 का जब चुनाव हुआ तो 2002 में भारतीय जनता पार्टी से जो आज के निवर्तमान जो विधायक हैं शोभन सिंह यादव, वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े। और आप इनका देखिए, उस समय समाजवादी पार्टी जो है 39.89 39.89%, और भाजपा, क्योंकि भाजपा के वो कैंडिडेट थे, और 40.64% वोट पाए। दोनों लोगों के वोट का जो अंतर था वो महज 925
वोट का अंतर था जो है। सोबरन सिंह यादव जी 2002 में जब राजनाथ सिंह की सरकार थी उस समय ये भाजपा से चुने, और मुलायम सिंह यादव में कि अंदर ये यही खूबी थी जो है कि जब भी उनको लगता था कि हम कहीं भी कमज़ोर पड़ रहे हैं तो वो अपने अपने तरफ लोगों को आकर्षित कर लेना, चाहे किसी भी तरह से वो कर लेते थे। और तब से सोबरन सिंह यादव जो है, वही सोबरन जो भाजपा में से चुनाव में जीते थे, वो सपा में चले गए, और ये 2002 से लेकर के 2017 तक लगातार वही चुनाव जीतते रहे। एक तरफा चुनाव उनकी जीत होती रही जो है, दूसरा कोई नहीं आया जो है। 2017 में वो जब अपनी सीट खाली करके उन्हें अखिलेश को दिया है। अब एक दूसरा ट्रेंड इसमें ये देखिए, 93 से लेकर के और अब तक करीब करीब देखा जाए तो ये वोटिंग जो परसेंटेज है ये बढ़ता गया हुआ है। एक आदमी चुनाव जीता, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ता रह गया, यानी कि उस आदमी का, उस पार्टी का दबदबा लगातार बढ़ता गया जो है। ये एरिया बताया जाता है कि यादव बाहुल्य, समाजवादी बाहुल्य एरिया है यहाँ पे, और यहाँ पर बहुत किसी की चलती नहीं है। तो बहुत लोग या तो वोट देने नहीं जाते हैं, या जो भी उन लोगों की मर्जी होती है जिस ढंग से वो अपना वोट जो है डाल लेते थे। इसलिए ये आपको बता रहा है कि लगातार वोट परसेंटेज बढ़ता गया। अगर आप इस साइड में देखें, लिखे हमने यहाँ पे, ये भाजपा का परसेंटेज है, सपा का है, ये बसपा का है, और ये अदर है। इस अदर का जरा आप विश्लेषण कीजिए तो सबसे ज़्यादा 2007 में अदर्स और 2012 में अदर्स। अब इन दोनों सालों के चुनाव को जरा ध्यान दीजिए। 2007 में पूर्ण बहुमत से बसपा की सरकार बनी थी, मायावती की बनी थी, और 2012 में पूर्ण सरकार आज अब तक का सबसे रिकॉर्ड है 224 सीट और करीब 29.15% वोट समाजवादी पार्टी को कभी नहीं मिला था। तो ये दोनों वर्ष जो है 2007 और 2015 अपोजिशन के लिए, माने भाजपा के विरुद्ध की जो दो मुख्य पार्टियां हैं बसपा और सपा, ये अकेले अपने दम पर सरकार बनाई जो है। तो जब भी अकेले दम पर सरकार बन रही है इन लोगों की, तो यहाँ पे जो अदर्स हैं, यानी कि जो न सपा को चाह रहा है न बसपा को चाह रहा है, और भाजपा जब कमजोर हो जा रही है तो फिर वो क्या कर रही है कि भाजपा से वहां से विमुक्त हो जाए। देखिए यहाँ देखिए, ये भाजपा 6.645% और 5.41 एकदम अपने निचले स्तर पर चली गई जो है। यानी कि उस क्षेत्र में एक कुछ ऐसे मतदाताओं का वर्ग है जो कभी भी पसंद नहीं करता है कि वो सपा के साथ जाए या बसपा के साथ जाए। और चूंकि जब भाजपा मैदान में लड़ाई में नहीं रहती है तो फिर वो जो निर्दल हैं या उसमें और भी कैंडिडेट जाते हैं, जो जिसको जो वहाँ मन में आता है वहाँ देता है, वही अदर्स की संख्या जो है यहाँ बढ़ जा रही है। एक में देखिए 15%, एक 19%, 19-20% अदर्स का होना बहुत मायने रखता है जो है। तो इस क्षेत्र में आप ये जान लीजिए। चौथी बात मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में 42-43% एक जाति का बाहुल्य हो, यादव जाति का करहल में जो है, उतना वोट बाहुल्य होने के बाद भी अगर वह पार्टी अपने को 50% का डाटा भी क्रॉस न करे, जरा देखिए ये बहुत गौर करने वाली बात है कि ऑलरेडी आपका 42-43% वोट कोर वोट है, उससे आप मतलब कि 7%, 8% भी वोट आप ऐड नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको उस समाज में बाकी लोगों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। ये बात अलग है कि आप चुनाव जीत जाते हैं, चाहे उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन बाकी लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और यही एक रीज़न है जो इस चुनाव में ये बता रहा है कि जो लोग वोट आपको नहीं कर रहे थे वो इस बार वोट के लिए खुल करके और सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी जब ये चुनाव हो रहा था तो अच्छा ये देखिए, ये बसपा का देखिए, बसपा में 2012 में 31% वोट और 2007 में 30% वोट पाई। बसपा में जब भी कोई मजबूत कैंडिडेट आता है तो जो बाकी लोग हैं वो भी बसपा की तरह सब जुड़ जाते हैं। तो इस बार अमित शाह वगैरह लोग ये बहुत गौर किए लोग, इस बात को गंभीर चर्चा किए लोग। जब तक कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं आएगा तब तक उसके साथ वोट नहीं जुटेगा। और चूंकि ये जो साल है, जो ये 2022 का जो चुनाव है, दो ध्रुवी है, ऐसे में
बघेल को ये इन्होंने उतार के, चूँकि बघेल मंत्रिमंडल में भी है, कई बार एमएलए एमपी भी रहे हैं, एक वेटरन जो है फाइटर है एक तरह से देखा जाए तो, उनको उतार करके और एक बहुत बड़ी भाजपा ने चाल, जिसका अंदाज़ा इन लोगों को नहीं था। और यही रीज़न है कि अखिलेश यादव को अपने क्षेत्र में अपना पूरा परिवार, चाहे रामगोपाल यादव हो, शिवपाल यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, इवन कि लास्ट में वो अपने वृद्ध पिताजी को भी लाना, उनको देखिए, उनको न ठीक से बोल जा रहा है न चला जा रहा है। लेकिन एक देखा गया कि अगर ये नहीं आएंगे तो जो भी थोड़ा बहुत लोग विमुख हो रहे थे वो भी सब एकजुट हो जाएं जो है। और उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी को रैली में बुला दिया। तो इससे तो ये तो है कि वो अपने को वो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर महसूस कर रहे थे लोग। अब हम इस पर देखते हैं कि 93 से लेकर के 2017 तक का ये जो परसेंटेज है समाजवादी पार्टी का, उसका एवरेज जो है वो 43.42% है। तो कहने का मतलब ये है कि 43-44% के इर्द गिर्द ही इनका जो है वो वोट परसेंटेज रहा है। और देखा जाए तो इनकी जो आबादी है, बेसिकली जो इनका जो कोर वोट है दो, एक यादव और एक मुसलमान, इनके वहाँ बताया जाता है कि 35 से 38% करीब यादव हैं और 6.37% जो है वहाँ पे अल्पसंख्यक है, मुसलमान हैं। तो दोनों को अगर वोटों को देखा जाए तो करीब 42-43% ये खुद ही हैं लोग जो है, और उसी के इर्द गिर्द जो है ये औसत इनका आ भी रहा, यानी कि इनके साथ कोई जुड़ नहीं रहा है जो है। तो बाकी जो वोट हैं, अब दो ध्रुवी हो जाने से क्या हो गया है कि सब एकजुट हो गए हैं जो है, यानी ओपी बघेल के साथ सारे के सारे लोग एकजुट हो गए। अब हम देखते हैं कि इसमें ये जो मतदान हुआ वो किस तरह का हुआ है। देखिए, कुल जो यहाँ पर मतदाता है 3,71,000 के करीब है, 3,70,000 समथिंग था, वो 71 के आसपास था। तो ये मैंने 3,71,000 जो है वो कुल मतदाता लिए हैं। इसमें उस क्षेत्र में 20.1% दलित हैं, मुस्लिम मैंने आपको बताया है 6.37% है। यादव के बारे में वहाँ पे कहीं कहीं 35% लिखा हुआ है, कहीं कहीं 38% लिखा हुआ है। मैंने दोनों का मीन लिया है, मध्य लिया है, तो ये 36.5% हो गया जो है। और जो शेष बच रहे हैं वो 37.03%, ये जो अति कमज़ोर जो बैकवर्ड है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी संख्या है। ओपी बघेल जो है, एक बघेल जो है उस एरिया में जहाँ से ये आगरा साइड में लोग हैं, वहाँ गणेरिया या पाल जो हैं उनको बोलते हैं, जो हम लोग साइड में जो गणेरिया पाल हैं वो उधर बघेल लिखते हैं जो है। और उनको जो है वो ओबीसी के नेता के रूप में वहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया है कि अखिलेश यादव की बिरादरी के अलावा एक वर्ग तैयार होकर के और एक नेता के रूप में उनको बघेल को वहाँ पे उतार दिया गया। तो वहाँ पिछले 37.03%। अब जो है ये मुस्लिम 6.37 और यादव 36.5%, ये 42.87% होते हैं। जो अगर इसको परसेंटेज में देखा जाए तो ये करीब 1,60,000 से ये ऊपर हो जा रहा है। हालांकि बहुत जगह ये हमने देखा है कि 1,25,000 जो है वो यादव हैं, 18,000 करीब मुसलमान हैं। तो कुल देखा जाए तो 1,53,000 हो रहा है। मैंने ये कुछ बढ़ा करके दिया हुआ है, ये 1,60,000 से ये परसेंटेज में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1,60,000 से ऊपर आएगा। तो ये 42.87% जो है ये अखिलेश का वोट हो गया, और यहाँ पर 37.03% ये पिछड़ों का वोट है और 20.1% ये दलित का वोट है। अब इसमें आगे क्या होगा, मेरा मानना है कि जिस ढंग से ध्रुवी चुनाव हो रहे हैं, भाजपा को जो अदर बैकवर्ड है, जो कमज़ोर पिछड़ा वर्ग है, उसके साथ साथ दलित वोट बैंक आएगा। अब दलित वोट बैंक कितना आएगा, थोड़ा एक बार हम डाटा देख लेते हैं। यहाँ देखिए 2002 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो यहाँ पे 11.87, यानी कि सबसे कम वोट जो है बसपा को जब भाजपा की सरकार बनी है तो यहाँ मिला हुआ है। वैसे ही यहाँ भी देख लीजिए 2017 में भी यहाँ भी 14% के आसपास मिला हुआ है, लेकिन इस 2002 वाले में 11% के आसपास बसपा को अपना वोट मिला।
यानी कि 8-9% वोट उसका कहाँ गया, वो चूंकि अखिलेश में गया नहीं, तो स्वाभाविक है कि या तो भाजपा में गया होगा या अदर में गया होगा, जो यही है। तो इस बार ये 11.87% मेरा मानना है कि यहाँ पे ये 8 से 10% हो जाएगा, जो है यानी कि 10% बसपा का वोट वो भाजपा की तरफ जाएगा, और ये भी हो सकता है कि वो 8% भी चला जाए, मतलब कि 12% भी चला जाए, 8% ही रह जाए, क्योंकि जिस ढंग से वहाँ पे चुनाव हुए हैं और जो शोषित वंचित वहाँ का जो समाज रहा है इतने दिनों से, वो जो है अब चाहेगा कि एक मजबूत प्रत्याशी आया है समाजवादी पार्टी के खिलाफ, तो क्यों ना हम लोग एकजुट हों, और ये चुनाव में वही हो रहा है। और चूंकि जिस ढंग से मायावती का एक वीडियो जो जारी हुआ था, हालांकि वो वीडियो पुराना है लेकिन अभी समय जारी किया गया है, कि अगर यहाँ कहीं भी बसपा कमज़ोर पड़ेगी और समाजवादी पार्टी को हराना होगा तो वो भाजपा को वोट करेगी, और ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो 2020 29 अक्टूबर का है, जब अखिलेश ने इनके मायावती के विधायकों को तोड़ लिया था और राज्यसभा के चुनाव में वो अपने पाले में कर लिया था, तब का था जो है, लेकिन वो इधर खूब प्रचारित किया गया। तो अब मेरा मानना ये है कि अब ये दो खेमा हो गया, एक भाजपा का और एक अखिलेश का। तो भाजपा में ये 12% दलित, और अच्छा यहाँ पे ये देखिए, मैंने ये जो अति पिछड़े हैं 37.03%, मेरा मानना है कि इसमें जो है होता क्या है कि जहाँ कहीं भी एक मजबूत वर्ग होता है तो उसको भी सपोर्ट में, एक नीचे से और ऊपर के सपोर्ट में एक कुछ लेयर होता है जातियों का, जो नीचे के लोगों से संबंध स्थापित करते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो जो डोमिनेंट कास्ट है उसको वहाँ पे बातचीत करके कोई एक रास्ता बना दिया जाए और वो तालमेल बना रहे। तो मेरा मानना है कि इस एरिया में भी ओबीसी, जैसे कि साक्य वगैरह, थोड़ा सा कुल 5% के आसपास वहाँ साक्य हैं, तो मैंने उस 2%, अगर 5% है तो मैंने उसमें से 2% निकाल दिया है। 37% जो पिछड़े हैं इसमें से 2% को भी निकाल दिया, और ये भी वोट मैं सपा के वोट में ऐड कर दिया हूँ। ये 44.87 हो गया कुल मिला जुला करके। और इधर देखा जाए तो हमने ये 2% माइनस कर दिया 37 में से, तो ये 35.03% हो गया। तो टोटल अगर देखा जाए तो 12% दलित और 35% अति पिछड़े, 47.02% हो गया। अगर ये 12% दलित न होकर के अगर यहाँ पे जो है 8% हो जाए, यानी कि दलित जो है वो 12% के आसपास अगर चले जाए उधर जो है, यहाँ पे आ जाए तो 47.072 होता है। अगर मान लीजिए कि 12% न आकर के 10% आता है तो ये आंकड़ा होता है 45.02%, तो भी ये 45% और ये 44.87% थोड़ा सा अधिक होगा। तो इसमें होगा क्या, कुल जो मतदान हुए हैं इस बार 65.1% मतदान हुए, 65.1%, ये आंकड़ा अभी कल जो है ये मालूम हुआ है। अब इसके पहले ये था कि वहाँ 62.32% शाम 5 बजे तक उस दिन चुनाव हुआ, तो उस दिन का था, तब तक आंकड़ा मिल नहीं रहा था, लेकिन कल जो है जब ये मुझे आंकड़ा पूरा का पूरा मिल गया तब मैं ये वीडियो बनाया। तो 65.1%, ये 3,71,000 का 2,41,521 वोट ये टोटल हुआ। अब इसमें अगर मान लीजिए कि भाजपा को ये 12% दलित वोट देते हैं, उस केस में उसको जो वोट मिलेगा वो 47.03% मिलेगा, और तब उसका जो वोट होगा वो 1,13,587 वोट होगा। और अगर मान लीजिए कि 12% वोट नहीं करते हैं, 10% वोट करते हैं, तो उस केस में 45.03% उनका वोट होगा, और ये 1,08,757 वोट होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर 10 से 12% तक दलित का वोट कटता है और भाजपा में जुटता है, तो जो भाजपा का वोट है वो इसी के बीच में होगा, 1,08,757 से लेकर 1,13,587। और सपा का जो वोट बैंक है वो तो फिक्स है, वो दलित जो है उस साइड नहीं जाने वाला है, तो ये उसका वोट 44.87। ये देखिए ये परसेंटेज भी जो इनका एवरेज परसेंट 43.42 से, उससे वो 1-1.5% ये ऊपर ही है जो है, तो उसे ये मेल भी खा रहा है। और बसपा का वोट आपका 10 से 12% के बीच में रहेगा।
तो 19,321 से लेकर के 24,521 तक है। अब इसमें देखिए, इन दोनों ही केसों में जो अगर बसपा 12% टूटती है तो उस केस में जीत का अंतर 5,217 वोट का दिखा रहा है मेरा ये डाटा, और अगर 10% ही आता है तो अब जीत का आंकड़ा 387 वोट, मात्र 387 वोट। कहने का मतलब ये है कि अगर चुनाव निष्पक्ष हुए, वहाँ डरकाया धमकाया नहीं, गरीबों को, दलितों को, जो छोटे हैं और बड़े गांव में बड़े जो समूह जो दबंग लोग हैं, वहाँ उनको वोट डालने से अगर नहीं रोके तो परिणाम ऐसा ही आएगा जो है। अगर ये भी हो सकता है कि गांव के बड़े लोग जो है उन लोगों को गांव से निकलने ना दे, ये बहुत आम प्रक्रिया है। अगर मान लीजिए कि कोई गांव जहाँ पे 600-700 घर हैं और वहाँ पे अगर 25-50 कोई दलित है तो स्वाभाविक है, क्योंकि उनको चुनाव के बाद तो वहीं रहना है, तो ये चीज़ें हो सकती है कि उनको डरा धमका दिया जाए और वो वोट देने ही ना है। लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना ये बता रहा है कि इस बार पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के सबके लोग जो है वो वोट डाले हुए हैं, और इसीलिए लगता है कि दो ध्रुवीय मुकाबले में बघेल जो है वो अखिलेश यादव को के हार और जीत का मार्जिन बहुत कम हो गया है। और यही मैं जो आपको आंकड़ा दिया 300 लेकर के 5,000 तक यही आंकड़ा होगा। निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐसे ही होगा, निष्पक्ष चुनाव अगर नहीं होगा, अगर वहाँ दबंगई हुई होगी तो ये बात अलग है। तो मेरा ये आज का जो विश्लेषण था वो इसी पर आधार पर था कि कौन अब तक जो भी वोट मिले हैं उनका देख करके उनका झुकाव किधर है, बसपा में बिखराव कैसा है, और उस अखिलेश के वर्चस्व को कितना ज़्यादा धक्का लगता है, ये चुनाव बताएगा, 10 मार्च का रिजल्ट बताएगा। मैं आज फिर आप लोगों से कहता हूँ कि मेरा काम डाटा का एनालिसिस का है। जीत हार का परिणाम कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो जो है, लेकिन एक जो अनुमान लगता है वो ये है कि जिस ढंग से हमेशा वहाँ विजयी होता रहा है समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार, इस बार वो काम नहीं होगा। तो मित्रों, ये वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आगे मैं आपको बनारस के कैंट विधानसभा का वीडियो जारी करूँगा, आप देखना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार करें। नमस्कार।